यास्मीन यानी कि SY और वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। अच्छा जी, डॉक्टर हिना मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं और हम मुख्तलिफ शोज जो हैं वो करते रहते हैं और आप लोग देखते रहते हैं। पिछले जो 2 शोज आपने देखे वो थायराइड के हवाले से थे, बहुत डिटेल के साथ बात की थी कि थायराइड होता क्या है, उसके अलावा उसके कॉजेज क्या होते हैं। हमने आज जो डिस्कस करना है डॉक्टर हिना के साथ वो करना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। और बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात भी होगी कि जी खाने पीने में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा सकती है, कौन सा फूड इस तरह का है जिसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आज हम ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए। और इसके अलावा डॉक्टर हिना के जितने भी शोज़ हैं, प्रीवियसली जितने भी शोज़ हमने किए हैं डॉक्टर हिना के साथ, वो तमाम के तमाम आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। doctor.com का फोल्डर है, आप उसमें जाइए और वहां से वो शोज देख सकते हैं जो कि हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे किए हैं और सिर्फ आपके फायदे के लिए किए। चलिए डॉक्टर हिना से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे कि भाई ट्रीटमेंट जो है वो क्या होना चाहिए। कॉजेज तो हमने बहुत डिटेल के साथ शेयर कर लिया था, क्या होना क्या चाहिए। मतलब अब एक चीज़ हो गई है, थायराइड हो गया। सबसे पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले में हम कंफर्म करते हैं, सिर्फ साइंस एंड सिम्टम्स के ऊपर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर देते। सबसे पहले हमें कंफर्म करना ज़रूरी होता है, यानी कि एक फाइनल डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी होता है। उसके लिए हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, थायराइड ग्लैंड के थायराइड प्रोफाइल होता है, TSH का टेस्ट होता है, एंटीबॉडीज़ का टेस्ट होते हैं, T3 T4 अगर कराने की ज़रूरत है तो वो अलग से करवाने पड़ते हैं। तो उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाती हैं, हम उनकी रेंजेस देख लेते हैं कि कौन सा हार्मोन कितनी रेंज में बॉडी में प्रेजेंट है। उसके बेस के ऊपर फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और जैसे अब हाइपोथायराइडिज्म है, अगर सपोज किसी पेशेंट का TSH लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि थायराइड हार्मोन्स बॉडी में कम है और उनकी सिम्टम्स साइंस एंड सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो गए हैं बॉडी में, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। एक लीवोथायरक्सिन हमारे पास एक केमिकल फार्मूला, जिसको केमिकल नेम है दवा का लीवोथायरक्सिन, उस पर पेशेंट को रखते हैं और उसकी कितने डोज देना है वो हम डिपेंड करते हैं पेशेंट का वेट, एज और उनका जो सिम्टम्स हैं, उनकी सिवियरिटी एंड द रेंज ऑफ द हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी, और जितनी उनकी TSH लेवल्स हैं उस पर डिपेंड करता है। उस पर बेस करके हम डोज डिसाइड करते हैं पेशेंट का और उसी से ट्रीट हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ ओरल मेडिकेशन इज़ मोर देन इनफ टू ट्रीट अ हाइपोथायराइड पेशेंट। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आई, क्योंकि जब भी कभी किसी पेशेंट को दवा दी जाती है ना, तो उसका पहला सवाल होता है कब तक खानी है, कब तक ठीक हो जाएगा। एक्चुअली इस कंडीशन में ये दवा जो होती है इट्स नॉट अ क्यूरेटिव मेडिसिन, इट्स अ रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्योंकि हार्मोन्स जब भी बॉडी में कम हो जाते हैं, चाहे वो थायराइड हार्मोन्स हों, चाहे वो डायबिटीज़ की कंडीशन में इंसुलिन, बिकॉज इंसुलिन इज़ ऑल्सो एन हार्मोन, तो अगर इंसुलिन कम हो जाती है तो हम इंसुलिन पे रखते हैं, या कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनकी वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ जाती है, तो वो सब रिप्लेसमेंट थेरेपीज होती हैं। इसी तरह ये भी एक रिप्लेसमेंट थेरेपी है कि जो हार्मोन कम हो रहा है उस हार्मोन को रिप्लेस करने के लिए हम लीवोथायरक्सिन पेशेंट की स्टार्ट करवाते हैं। और इसको हम आपको कब तक खाना है ये हम डिपेंड करता है आपके TSH लेवल्स पे, क्योंकि हम मॉनिटरिंग करते हैं, TSH लेवल्स का टेस्ट करवाते रहते हैं और उसके ऊपर बेस करके और प्लस योर एज एंड वेट एंड उन सब चीज़ों के ऊपर बेस करके और साइंस सिम्टम्स जो हैं उसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं। और जब तक आपके TSH लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाते उस पर डोजेज आपका एडजस्ट होता रहेगा। और समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है ये मेडिसिन, या फिर जब तक आपका डॉक्टर एडवाइस नहीं करे खुद से आप बंद नहीं कर सकते और करनी भी आपको नहीं चाहिए। फिर उसके बहुत ज़्यादा डेंजरस साइड इफेक्ट्स होंगे, डेंजरस इफेक्ट्स होंगे। अच्छा, अगर आप मेडिसिन बंद। और वैसे भी सिर्फ ये मेडिसिन नहीं, जितनी भी मेडिसिन होती हैं आप डॉक्टर के मशवरे से जब उसको स्टार्ट करते हैं तो स्टॉप आप अपनी मतलब से नहीं कर सकते, स्टॉप भी आपको पूछ के ही करना पड़ेगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ लोग चीज़ों को ज़रा सा लाइट लेते हैं अनफॉर्चुनेटली, और वो समझते हैं कि बस ठीक है फ़ायदा हो रहा है ना, तो बस अब अपनी तरफ से इसका जो डोजेज है वो सेट कर लेंगे। लोगों के साथ ये होता है कि थोड़ा सा इफेक्ट उनको नजर आना शुरू हो जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि उसमें वेट गेन हुआ होता है तो वेट कम होना शुरू हो जाता है।
फेस की स्वेलिंग और पफीनेस वो कम होनी शुरू हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि बस अब हम ठीक हो गए, अब हम दवा बंद कर सकते हैं। लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कि वो जो आप दवा खा रहे हैं उसी की वजह से ये सब हुआ है, और जब आप दवा रोकेंगे तो ये चीज़ें दोबारा से होनी शुरू हो जाएंगी और फर्दर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो कभी भी अपने डॉक्टर के एडवाइस के बगैर आप दवा खुद से बंद ना करें। ये अब जो मेरा सवाल है वो ये है कि जिस तरह से अगर हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो इसका भी ट्रीटमेंट सेम ही होता है कि पहले टेस्ट करवाएंगे और फिर उसके बाद दवा ऑफ कोर्स पहले टेस्ट करवा के हम डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। जब डायग्नोस हो जाता है थायरॉक्सिन के लेवल्स इतने हैं, मतलब कि बढ़े हुए हैं, दैट इज अ स्टेट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, तो उसमें भी हम ओरल मेडिकेशंस देते हैं, जिसमें मेथिमिजोल एंड जो भी अदर ड्रग्स के नाम है वो उसकी ज़रूरत नहीं है बताने की, लेकिन ये कि वो मेडिसिन दी जाती हैं ओरली, और उस पर अगर कंट्रोल नहीं होता है और कुछ केसेस में हमें रेडियो एक्टिव आयोडीन देने की ज़रूरत पड़ती है, और इन अदर केसेस कभी कभार हमें सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है इन केसेस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स एंड द कंडीशन एंड एज एंड वेट ऑफ द पेशेंट उनकी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। एंड अबव ऑल TSH लेवल्स वो कि हम मॉनिटर करते रहते हैं, टेस्ट करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम, और उसके बेस पे हम चीज़ों मेडिसिन के डोज जो हैं वो एडजस्ट करते हैं, और इसी तरह से जो भी उनको फर्दर मेडिकेशन है या सर्जरी का एडवाइस है या सर्जिकल ओपिनियन लेना है तो वो हम उसी के बेस के ऊपर करते हैं प्लान। सही तो हो गया। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्योंकि फूड से भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं और फूड से ही बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती हैं। तो पहले तो ये बता दीजिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ अच्छा, इन केसेस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म कुछ चीज़ें हैं जिनको हम जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंशन करना, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं गोइट्रोजेंस। गोइट्रोजेंस एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि कुछ वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होती है, और जिन वेजिटेबल्स में गोइट्रोजेंस प्रेजेंट होते हैं वो होती हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। अब क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स क्या होती हैं? वो होती हैं कॉलीफ्लावर, कैबेज, इनके गोभी की फैमिली से जो रिलेटेड होती हैं, जिसको हम फूल गोभी, बंद गोभी कहते हैं। ब्रोकली होती है, टर्निप्स यानी कि वो शलजम जिसे कहते हैं, केल्स, मस्टर्ड ऑयल होता है, मस्टर्ड सीड्स बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं गोइट्रोजेंस में। अब ये गोइट्रोजेंस होते क्या हैं और ये करते क्या हैं? गोइट्रोजेंस तो ये सब्सटेंसेस होती हैं जो इन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होती हैं। अब इनका फंक्शन ये होता है, ये ब्लॉक करते हैं आयोडीन अपटेक को। तो हमने जैसे पहले मेंशन किया था कि आयोडीन कम होने की वजह से गोइटर हो सकता है या हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। तो जब आयोडीन का अपटेक जो है वो ब्लॉक होगा तो आयोडीन पहुंचेगी नहीं सही, जितनी सफिशिएंट जितना होना चाहिए। अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो आपका अगर नहीं पूरा होगा इन फूड्स की वजह से, तो फिर आपको इनको अवॉइड करना पड़ेगा। एंड अदर इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल इज जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारे यहाँ, दैट इज़ एन अनियन, यानी कि प्याज। प्याज हर खाने में, हर सैलेड में, हर तरह से यूज़ हो रहा होता है। लेकिन ये सैलेड्स का फ़ायदा ये है कि अगर आप रॉ खाएंगे इनको तो फिर तो ये गोइट्रोजेंस जो हैं वो एक्टिवली काम करेंगे। लेकिन इफ़ यू कुक देम, आप उसको पका लेंगे और प्याज को भी पका के यूज़ करेंगे और बाकी वेजिटेबल्स को भी अगर आप पका के यूज़ करेंगे तो फिर ये सब्सटेंस डिस्ट्रॉय हो जाती है। देन इट डज नॉट इंटरफेयर विद द आयोडीन अपटेक। सही। तो हमारे यहाँ इतना मसला नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा खानों को पका के खाते हैं, सब्जियों को, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो प्याज हो, भुना जाता है और 1-1 घंटा पकाया जाता है, तो हर चीज़ की एफिकेसी जो है उसी में ख़त्म हो जाती है। सो आई थिंक यू कैन ईजिली यूज़ इट इन अ कुक्ड फॉर्म, लेकिन अगर आप रॉ फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो फिर यू शुड अवॉइड। सही। तो ये गोइट्रोजेंस हैं जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए इन केसेस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। एट द सेम टाइम अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो फिर उसमें इनको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सोया प्रोडक्ट्स होते हैं, सोयाबीन पे बेस्ड होते हैं, उन सब से भी, उनमें भी गोइट्रोजेंस प्रेजेंट होते हैं और वो भी आयोडीन रीअपटेक के साथ इंटरफेयर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जैसे ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में मैं बताती हूँ कि हेल्दी डाइट, प्रोसेस्ड फूड्स नहीं होने चाहिए, कैंड फूड्स नहीं होने चाहिए, जिनमें प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, उनको आप अवॉइड करें। हेल्दी फूड्स घर में होम कुक्ड फूड्स यूज़ करें।
फ्रेशली कुक्ड फूड्स यूज़ करें तो वो आपकी नॉट ओनली थायराइड बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ट्रांस फैट्स यूज़ नहीं करें बल्कि फैट्स कम से कम यूज़ करें, कार्बोहाइड्रेट्स भी कम यूज़ करें, ज़्यादा प्रोटीन्स यूज़ करें और वाइटामिन्स जैसे आपको सब्जियों से अवेलेबल होते हैं तो वो आप ज़्यादा यूज़ करें अपनी डाइट में, तो दे आर ओवरऑल बेनिफिशियल फॉर यू, नॉट जस्ट फॉर द थायराइड बट फॉर ओवरऑल बॉडी हेल्थ एंड जनरल हेल्थ के लिए आपकी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब कोई और ऐसा नेचुरल वे है जिससे हम थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं? नेचुरल वे ये होता है कि सबसे पहले आप जहाँ पे भी हार्मोन्स की बात होती है वहाँ पे स्ट्रेस की बात होती है। जब भी आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं या आप स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, वेदर आप फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस, वहाँ पे आपके हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे होते हैं। तो आपको अपने हार्मोन्स सही रखने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रेस फ्री होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे आसान तरीका है एक्सरसाइज करने का, क्योंकि वो आपके हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। एक्सरसाइज से आपके सेरोटोनिन लेवल्स ऊपर जाते हैं जो कि हैप्पी हार्मोन है और आपकी बॉडी को स्ट्रेस फ्री करता है। आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जो जिस किस्म की एक्सरसाइज को करना चाहें। देन हमारा रिलीजन है जिसमें हम बोलते हैं कि आप मेडिटेशन से अगर आप लें तो आपका रिलीजन ऐसा है कि आप रेसिटेशन कर सकते हैं कुरान शरीफ की और वो उससे आपको बहुत सुकून मिलता है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जब रिलैक्स करती हैं तो आपके हार्मोन्स ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आना शुरू हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज करने से आपके दो फ़ायदे होते हैं कि एक तो आपका माइंड जो है वो स्ट्रेस फ्री होता है और सेकेंडली वेट जिनका गेन हुआ होता है स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, तो वो भी अपनी जगह पे वापस आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। इंपॉर्टेंट थिंग जो कि नेचुरली आपके थायराइड ग्लैंड को वो करेगी, नॉर्मलाइज करेगी, दैट इज़ अ गुड टाइमली स्लीप, गुड स्लीप एंड द टाइमली स्लीप, जो कि मैं ऑलमोस्ट अपने हर प्रोग्राम में मेंशन कर रही होती हूँ कि जो स्लीप का टाइम है, जो आपका टिश्यू रिपेयर का टाइम है, आप उस टाइम पे सोएं। अगर आप पूरी रात जागेंगे और दिन में सोएंगे तो वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब ही रखेगी, चाहे वो थायराइड हार्मोन्स हों, वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हों या वो कोई भी हार्मोन्स हों आपकी बॉडी पे। और इसी वजह से ये PCOS और थायराइड ग्लैंड के प्रॉब्लम्स और जो भी इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ हैं, इन सब में दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज कि आपकी स्लीप का टाइम सही नहीं है। और आपका स्लीप का टाइम जो है वो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक होना चाहिए और यही टाइम आपके टिश्यू रिपेयरिंग का है। जो नेचुरली आपकी बीमारियां होती हैं और जो टिश्यू डैमेज हुआ होता है वो आपका इसी टाइम पीरियड में रिपेयर होता है। तो दिस इज़ द टाइम यू शुड टेक अ गुड टाइमली स्लीप। सो दिस इज़ अ वेरी गुड सीक्रेट टू हेल्थ। सही। चले आखिर में बस मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने वेजिटेबल्स का बताया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या फ्रूट्स के साथ भी ऐसा कुछ है या हर चीज़ खा सकते हैं? नहीं, फ्रूट्स में कोई ऐसी स्पेसिफिक फ्रूट्स नहीं है जो आप अवॉइड करें। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे जिनमें शुगर्स ज़्यादा होती हैं, उसमें ये होता है कि अगर वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो आपका वेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। जैसे चीकूज़ होते हैं, जैसे बनानास होते हैं, इसके अनार होता है और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा वेट गेन अगर थोड़ा सा कम अमाउंट में आप यूज़ करेंगे तो दैट्स ओके, आप कर सकते हैं। और कोई ऐसे स्पेसिफिक फ्रूट्स नहीं है, यू कैन टेक ऑल सॉर्ट ऑफ फ्रूट्स। सही। डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रही और बहुत अच्छी और काम की चीज़ें जो हैं वो आपने शेयर की। आई होप कि आप लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक दफ़ा फिर यहाँ पर आपको ये बता दें कि थायराइड के हवाले से 2 शोज़ और भी हैं जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। doctor.com का फोल्डर है, आप उस पर जा सकते हैं और कंप्लीट थायराइड के हवाले से वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। सिर्फ थायराइड नहीं, और भी बहुत सारे शोज़ हैं जो कि हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे कर चुके हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। चलिए जी, इसके साथ ही व्लॉग का वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो शरीफा यास्मीन यानी कि SY और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़।